लेक्चर में हम लोग एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोग इसको कुछ सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे कि सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चंस होंगे जनरल जूलॉजी के, और सेक्शन बी में होंगे हमारे इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड, एंड सेक्शन सी में जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, एंड सेक्शन डी में फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए में जनरल जूलॉजी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मैमल। मैमल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होता है? तो मैमरी ग्लैंड, हमने इससे पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशंस इन द एनिमल किंगडम्स इज। एनिमल किंगडम्स के क्लासिफिकेशन की मूल इकाई क्या होती है? तो बेसिक यूनिट हमारे जो एनिमल किंगडम की होती है वो होता है स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल सेल्ड इट्स ओल्ड एक्सोस्केलेटन इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जानवर अपना पुराना बाह्य कंकाल छोड़ता है कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है इक्डिसिस। ठीक है, इक्डिसिस जो होती है एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा जानवर जो उनका बाह्य कंकाल होता है, बाहर का एक्सोस्केलेटन, उसको वो छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है विच ऑर्गन्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओस्मो रेगुलेशंस इन फीसेस। फीसेस में कौन सा ऑर्गन्स है जो कि ओस्मो रेगुलेशंस का कार्य करता है? तो किडनी जो होता है वो ओस्मो रेगुलेशंस का कार्य फीसेस में करता है। ओस्मो रेगुलेशंस का मतलब होता है कि जैसे आपके बॉडी में जो आवश्यकता से ज़्यादा जल होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग्स एनिमल्स इज नोन फॉर हैविंग अ 3 चेम्बर्ड हार्ट। निम्नलिखित में से कौन से एनिमल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है? तो 3 चेम्बर हार्ट देखिए, हमने आप लोग को इससे पिछले वीडियो में बताया था कि जो फिशेस होती हैं इसमें 2 चेम्बर हार्ट देखने को मिलेगा, और एम्फीबिया हो गया और रेप्टाइल्स हो गए इसमें 3 चेम्बर हार्ट देखने को मिल गए, और जो बर्ड्स होते हैं उसके बाद जो मैमल्स आपके आते हैं इन दोनों में देखने को 4 चेम्बर हार्ट मिलता है। ठीक है, तो देखिए यदि आप लोगों को ऑप्शन में एम्फीबिया रेप्टाइल्स दोनों दे दिया जाए तो मोस्टली आप एम्फीबिया पे मारेंगे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? एम्फीबिया। यदि ऑप्शन में एम्फीबिया नहीं दिया रहता तब आप लोग रेप्टाइल्स पे मारते। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा एम्फीबिया में जो होता है 3 चेम्बर हार्ट देखने को मिलता है। सेक्शन बी में देखिए, जिसमें आप लोगों को इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग्स टर्म्स रिफर्स टू अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स वेयर बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बेनिफिट होते हैं, यानी दोनों को लाभ होता है, तो उसको किस प्रकार का रिलेशनशिप कहते हैं? तो उसको कहा जाता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में जो दोनों रिलेशनशिप में ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको दोनों को लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज बाय। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दिया था? तो आप लोग को पता होगा चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिया था। डार्विन ने और क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया था? तो डार्विन ने ओवर प्रोडक्शंस के बारे में बताया था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था, वेरिएंस के बारे में बताया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ अ पायनियर स्पीसीज इन प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में यहाँ पे आप लोगों से पायनियर स्पीसीज के बारे में पूछा है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा लाइकेन। लाइकेन जो होते हैं ये पायनियर स्पीसीज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रिफर्स टू। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो होता है ये टर्म किस चीज़ को रिफर्स करता है? तो जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है ये टर्म रिफर्स करता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे हाई लेवल में स्पीसीज की डाइवर्सिटी होती है, यानी बहुत सारे डिफरेंट जो स्पीसीज होते हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं एक एरिया में। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशंस। निम्नलिखित में से कौन सा इवोल्यूशंस का मैकेनिज्म नहीं है? तो इवोल्यूशंस में जब आप देखेंगे तो इसमें आप लोग देखिए फोटोसिंथेसिस ये इवोल्यूशन का मैकेनिज्म नहीं है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वही आप देखेंगे। तो किसके वजह से इवोल्यूशन, या फोटोसिंथेसिस की वजह से इवोल्यूशन होता है? नहीं ना, जीन फ्लो के द्वारा भी इवोल्यूशन होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा भी इवोल्यूशन होता है, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा भी इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा फोटोसिंथेसिस, इसके द्वारा इवोल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, आप लोग सेक्शन सी में आप लोगों से जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आप लोगों से पूछा गया है इन जेनेटिक्स में द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स। जेनेटिक्स में जो फिजिकल अपीयरेंस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो क्या कहलाता है? तो उसको फिनोटाइप
कहा जाता है, ठीक है। यदि उसके जेनेटिक बेसिस पे देखा जाता है तो वो कहलाता है जीनोटाइप, लेकिन उसको आप लोग बाहर से फिजिकली देख रहे हैं तो वो हमारा फिनोटाइप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स टेक्निक यूज टू एम्पलीफाई डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस को एम्पलीफाई करने के लिए किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, कोई भी एक डीएनए का सेगमेंट है, उसको क्या करना है आप लोगों को, इसका बहुत सारा यदि कॉपी बनाना है, ढेर सारा इसी का कॉपी बनाना है, तो इसके लिए आप किस टेक्निक का उपयोग करेंगे, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। इसमें टैग पॉलीमरेज का यूज होता है जो कि थर्मस एक्वेटिकस से निकाला गया रहता है। इसमें टैग पॉलीमरेज का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल बना रहता है, फंक्शनल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट नहीं है। तो देखिए, हमने आप लोग को बताया था न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में आप देखेंगे तो आपका फॉस्फेट ग्रुप भी दिखता है और पेंटोज शुगर्स भी होते हैं और आप लोग के नाइट्रोजनी बेसेस भी होते हैं। नाइट्रोजनी बेसेस में हमने आप लोग को बताया था, यदि डीएनए में आप लोग लेंगे तो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है और साइटोसिन होता है। वही आप आरएनए में लेंगे तो वहाँ पे एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है और थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल आ जाता है और साइटोसिन होता है। तो ये नाइट्रोजनी बेसिस होते हैं और फास्फेट ग्रुप भी होगा और शुगर भी। ये तीनों चीज़ें हमारी जब मिलती हैं तो वो हमारा न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। और वही आप देखें, केवल से आप शुगर ले लेते हैं और नाइट्रोजनी बेसिस ले लेते हैं, तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो वो न्यूक्लियोसाइड बनाने का काम करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है न्यूक्लियोटाइड का, तो एमिनो एसिड न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, द जेनेटिक कोड इज। जेनेटिक कोड कैसा होता है, तो जेनेटिक कोड देखिए कैसा होता है, ये यूनिवर्सल होता है, ठीक है। और जेनेटिक कोड के कुछ कैरेक्टर्स यदि और जानना चाहें तो जो जेनेटिक कोड होता है वो नॉन कोमालेस होता है। वहाँ पर कोमा आप लोग नहीं लगाएंगे, कॉमालेस नहीं होता है और नॉन ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैप भी नहीं करना है आप लोगों को। तो ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जेनेटिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस। कौन सा एंजाइम्स होता है जो डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस से ही कट करता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है वो डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से ही कट करता है। आप लोग को पता होगा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज जो कि डीएनए को साइड से न्यूक्लियोटाइड को हटाने का काम करता है। एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो डीएनए के बीच से एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जो होता है न्यूक्लियोटाइड को हटाने का काम करता है, वहाँ से न्यूक्लियोटाइड को कट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को सेक्शन डी में फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ द 3 जर्म लेयर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो 3 जर्म लेयर बनता है वो किस प्रोसेस में बनता है। तो 3 जर्म लेयर आप लोग देखेंगे तो जो गैस्ट्रुलेशन स्टेज होता है, गैस्ट्रुलेशन स्टेज में 3 जर्म लेयर बनते हैं, जिसमें कि हमारे आता है एक्टोडर्म, इंडोडर्म और बीच में दोनों के होता है मेसोडर्म होता है, ठीक है। तो ये तीनों जर्म लेयर जो होती है यही मिल करके हमारे पूरे बॉडी में जितने भी आपके ऑर्गन्स होते हैं, आपके जो बॉडी होते हैं, उसको बनाने का काम ये तीनों जर्म लेयर ही करते हैं। तो ये गैस्ट्रुलेशन के स्टेज में हमारा बनता है। और देखिए क्लीवेज क्या होता है, तो क्लीवेज आप लोग को पता होता है, जाइगोट जो होता है, जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स होता है, जिससे कि हमारे 1 से 2 सेल्स बनते हैं और 2 से 4 इसी प्रकार से बनते चले जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लीवेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है, द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी इज। किडनी का फंक्शनल यूनिट पूछा है, तो किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि किडनी में आप लोग को बहुत सारे नेफ्रॉन्स देखने को मिलते हैं, इस प्रकार से आप लोग को हमने बताया था। इस प्रकार से क्या होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है जहाँ पे फिल्टर होता है, इस प्रकार से जो होता है ब्लड को फिल्टर करके यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, तो ये नेफ्रॉन्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग हार्ट बीट एंड रेस्पायरेशंस। ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो कि हार्ट बीट और रेस्पायरेशन को रेगुलेट करने का काम करता है, तो हार्ट बीट और रेस्पायरेशन को रेगुलेट करने का काम जो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड इज। ब्लड में कैल्शियम लेवल को कौन सा हार्मोन्स रेगुलेट करता है, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल को कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन्स रेगुलेट करता है, जो कि थायराइड ग्लैंड में, इस प्रकार से आप देखेंगे जो थायराइड ग्लैंड होता है, इस थायराइड ग्लैंड में जो होता है सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो सी सेल्स होती हैं, इन्हीं सी सेल्स के द्वारा जो होता है
इन्हीं सी सेल्स के द्वारा कैल्सीटोनिन जो होता है रिलीज़ किया जाता है, जो कि कैल्शियम और फास्फेट इन दोनों को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। तो यदि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।